नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बजरंग स्टडीज में स्वागत है। हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी राज्यसभा पर। अब आगे हम बात करेंगे लोकसभा पर। लोकसभा के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के संदर्भ में यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। लोकसभा के गठन के बारे में एक अनुच्छेद 81 में बताया गया है। 81 अनुच्छेद के तहत भारत का जो प्रथम सदन है, प्रथम सदन के गठन के बारे में बताया गया है, यानी लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। इसमें यदि हम और बात करें, इसमें बताया गया है कि भारत की जो लोकसभा है उस लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या हो सकते हैं अधिकतम 552 हो सकते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है वो 545। इन 545 सदस्यों में से 543 सदस्य तो निर्वाचित हैं तथा 2 सदस्य मनोनीत हैं। कैसे हैं? मनोनीत। ये बात हमें याद रखेंगे। देखो, लोकसभा के गठन पर बात कर रहे हैं और इसमें अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में जो बताया गया है वह बताया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य भारत में हो सकते हैं 552। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। इन 545 में 543 सदस्य तो निर्वाचित हैं और 2 सदस्य मनोनीत हैं। इन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ध्यान ये रखिए, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आगे और हम यदि बात करें, इन सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 81 में है। पहले हमने बात की कि इनकी जो चुनाव पद्धति है फर्स्ट ऑफ द पास्ट, यानी अग्रता ही विजेता है। जिसको सबसे अधिक वोट मिलती है, अग्रता ही विजेता है। इस आधार पर, इस पद्धति पर इनके निर्वाचन होता है। यदि हम लोकसभा के सदस्य की योग्यताओं की बात करें, लोकसभा का जो सदस्य है उस सदस्य की योग्यता की बात करें तो योग्यता में हमें 2 चीज याद रखनी है। योग्यता में दो चीज याद रखनी है। पहली चीज है कि वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। ये बात हमें याद रखनी है, वह भारत का नागरिक। मूल शब्द नहीं लिखा होगा, ये ध्यान रखेंगे कि उनकी जो पहली योग्यता है, लोकसभा के सदस्य की जो पहली योग्यता है उसमें मूल शब्द नहीं लिखा हुआ, केवल ये लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि उसकी मतलब लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। ध्यान रखेंगे, अधिकतम आयु के बारे में नहीं बताया गया है, न्यूनतम आयु के बारे में बताया गया है कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है कि अन्य योग्यताओं का निर्धारण
अन्य योग्यताओं का निर्धारण, अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। ये बात हमें याद रखनी है। अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। हमें ये बात याद रखनी है। देखो योग्यता पर हम बात कर रहे हैं। योग्यता के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। यह बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में दी गई है। ये बात जो बात की है मैंने, ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में बताई गई है। आगे यदि हम कार्यकाल की बात करें, इनके टेनओवर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, देखो सामान्यतः इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे उस समय भी हमने बात करनी थी, ध्यान रखेंगे। इनका जो कार्यकाल है अनुच्छेद 83 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में कि इनका जो कार्यकाल है सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि संसद चाहे तो इस कार्यकाल को बढ़ा सकती है। यदि संसद चाहे तो इसके कार्यकाल को, जैसे आपातकाल लग जाए तो उस समय इसके कार्यकाल को, किसके कार्यकाल को? लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल को, लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? वृद्धि की जा सकती है। लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल में क्या की जा सकती है? वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार की एक बार की जा चुकी है 1977 में वृद्धि कर चुकी है भारतीय संसद। तो ये बात याद रखनी है। अनुच्छेद 83 में लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें सामान्यतः जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, तो उस समय इस लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। और इस प्रकार एक बार किया जा चुका है। आगे हम और बात करें, जैसे लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा के विशेष अधिकारों के बारे में बात करें। लोकसभा के विशेष अधिकार क्या है? देखो विशेष प्रावधान क्या है? लोकसभा के विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 85 में किया गया है। जैसे पहले प्रावधान की बात कर लें, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात हमें याद रखनी है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये बात याद रखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ये केवल व्यवहार में है। ये केवल क्या है? व्यवहार में है। अब इसके प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या है? देखो प्रोटेम स्पीकर के जो कार्य हैं वो कार्य हमें याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर के कार्य हैं कि जब तक प्रोटेम स्पीकर के कार्य हैं, एक तो लोकसभा के अन्य सदस्यों को, लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं, लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना किसका कार्य है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं उन सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। दूसरा इसका कार्य है, देखो प्रोटेम स्पीकर पहला कार्य है लोकसभा के अन्य जो सदस्य हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा कार्य है कि जब तक अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता करेगा। कब तक? जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन ना हो जाए। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का जब तक निर्वाचन नहीं हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ये बात हमारी हुई है। अब देखो प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य है वह कार्य लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना तथा जब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना, जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाए। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में यही बात याद रखनी है कि वह जब तक अध्यक्षता करेगा तब तक लोकसभा के जो स्पीकर है स्पीकर का निर्वाचन नहीं हो जाए। और एक बात ये भी याद रखनी है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे हम बात करें जैसे दूसरी बात करें और विशेष बात करें, लोकसभा में जो बहुमत दल होता है, बहुमत प्राप्त दल होता है, उसकी क्या बनती है? सरकार बनती है। लोकसभा का जो दल है
अगर उसने बहुमत प्राप्त किया है तो उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। आगे हम विशेष प्रावधानों पर बात कर रहे हैं, तो तीसरी बात हमें यह याद रखेंगे, देखो दो, एक तो है विश्वास प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ आएंगे, लोकसभा में आएंगे। ये बात हमें याद रखनी। लोकसभा के जो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल कहाँ आएंगे, लोकसभा में आएंगे। ये बात याद रखिए। देखो अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव है, अब तक अविश्वास प्रस्ताव है ये 27 बार आ चुका है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। अब तक कितनी बार आ चुका है, 27 बार आ चुका है। एक अकेली इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ कितनी बार आया है, 15 बार आया है। ध्यान दीजिए, ये बात हमें याद रखिए। आगे और बात करें इसके प्रावधान के संबंध में, किसके प्रावधान के संबंध में, लोकसभा के प्रावधान के संबंध में। देखो लोकसभा में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस समय नागरिकों के जो मूल अधिकार है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है, आपातकाल लगी हुई है, तो आपातकाल को यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो 3 स्थितियां बनती हैं उसमें। पहली जो स्थिति है वह है, पहली स्थिति कब समाप्त होगी, राष्ट्रीय आपातकाल कब समाप्त होगी। देखो पहली स्थिति है राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को वापस ले ले। उद्घोषणा जो राष्ट्रपति ने की है उसको क्या ले ले, वापस ले ले, तो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि आपातकाल लगी हुई है और निर्धारित समय में स्वीकृति नहीं मिली है, निर्धारित समय में स्वीकृति नहीं मिली है, तो भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त की जा सकती है। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पेश करें राष्ट्रपति के समक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों में 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करें राष्ट्रपति के समक्ष या अध्यक्ष के समक्ष कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए, तो इस प्रकार इन 3 स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त की जा सकती है। ये हमें बात याद रखनी है। आपातकाल के बारे में 3 बातें याद रखनी है। पहली बात है कि आपातकाल समाप्त कब की जा सकती है, 3 स्थितियों के आधार पर की जा सकती है। एक तो जैसे राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा करी है आपातकाल की, उस उद्घोषणा को यदि राष्ट्रपति वापस ले ले, तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगी। यदि निर्धारित समय दिया गया है, उस समय में यदि राष्ट्रीय आपातकाल को स्वीकृति ना मिले सदन से, तो भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करें कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए, और यह प्रस्ताव कहां पेश करें, राष्ट्रपति या अध्यक्ष के समक्ष पेश करें। अब हम आगे और बात करें, जैसे लोकसभा के कुछ विशेष अधिकार हैं। ये विशेष प्रावधान पढ़े थे, अब में कुछ लोकसभा के विशेष अधिकार। देखो एक विशेष अधिकार है धन विधेयक के बारे में हमें पता है। धन विधेयक केवल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जाता है। ये बात हमें पता है, लोकसभा में लाया जाता है। देखो लोकसभा में धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। लेकिन धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। लेकिन अनुच्छेद
110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा इसका निर्धारण? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ये बात याद रखेंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 109 में ये लिखा हुआ है कि जो धन विधेयक है वो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखेंगे कि जो धन विधेयक है वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। केवल कहाँ किया जाएगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रथमतः राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, प्रथमतः कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। अनुच्छेद 110 ये कहता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे हम यदि और बात करें, अनुच्छेद 108 पर बात करें। अनुच्छेद 108 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 108 में दिया गया है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का मतलब है दोनों सदनों की एक साथ बैठक की जाए, इसका प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक कब बनती है? संयुक्त बैठक की स्थिति कब बनती है? देखो, कोई प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, कहाँ पेश किया? लोकसभा में। लोकसभा में वह प्रस्ताव पास हो गया, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पास नहीं किया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। उसके बाद लोकसभा ने वह प्रस्ताव फिर पास कर दिया जो के थे। फिर इसने इसमें कुछ संशोधन के लिए कहा, इन्होंने फिर पास कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? फिर पास कर दिया। अब 6 महीने तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, 6 माह तक कोई भी निर्णय नहीं लिया, किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। जब यह स्थिति बन जाए तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। और राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुलाता है, इसके बारे में हमें याद रखनी है संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक जैसे राष्ट्रपति ने बुलाई तो ये बात यहाँ याद रखनी है कि उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात हमें याद रखनी है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस संयुक्त बैठक की क्या करेगा? अध्यक्ष करेगा, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केवल संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति केवल क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऐसा अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है, ये बात भी थोड़ी याद रखनी है। उसके बाद देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये बात याद रखनी है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद यदि हमें उपराष्ट्रपति हटाना है, उस पर उपराष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प पेश करना है, संकल्प प्रस्ताव लाना है उसको हटाने के लिए, तो उसको हटाने के लिए केवल प्रस्ताव कहाँ लाएंगे? राज्यसभा में लाया जाएगा। ये आज लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इससे आगे अगली क्लास में। थैंक यू।